हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में यूनिट नंबर 10 में जो कमीशंस दिए गए हैं उनमें से दो इंपॉर्टेंट कमीशन की बात करेंगे, जिनका नाम है एससी और एसटी कमीशन, यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन। जी हाँ, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों आयोग अलग अलग हैं, मगर दोनों में लगभग सारे प्रावधान एक जैसे हैं। इनके प्रोविजन, चाहे स्पीकर की बात करें, चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन की, मेंबर्स की, लगभग सारी बातें एक जैसी है। इसलिए तरीका यह है कि दोनों आयोग को आज की इस वीडियो क्लास में एक साथ पढ़ेंगे, इन दोनों को कंपैरेटिव पढ़ लेंगे तो जल्दी और पक्का याद होगा। और शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में, हमारे समाज में जाति व्यवस्था से हम किसी न किसी जाति के हैं। जाति व्यवस्था बहुत पुरानी है, चाहे वो एससी के हों, एसटी के हों, हम ओबीसी के हों या जनरल के हों। ये जाति व्यवस्था के कारण इसमें कुछ बुराइयां आ गई, जाति व्यवस्था में कुछ बुराइयां, छुआछूत जैसी बुराइयां आ गई और कुछ समाज के कुछ लोग पिछड़ गए। जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो समाज पिछड़ गया। इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास और कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए कुछ प्रावधान, कुछ व्यवस्था करना जरूरी थी। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, विशेष तौर पर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने सारी जिंदगी इनके विकास के लिए, उत्थान के लिए संघर्ष किया, उन्होंने और संविधान निर्माताओं ने इनके लिए संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। और उसी प्रावधानों में से एक प्रावधान है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाया गया आयोग, एससी एसटी का कमीशन, जो कि आज की तारीख में दोनों अलग अलग हो चुके हैं, एससी कमीशन अलग और एसटी कमीशन अलग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि हम पढ़ेंगे क्या, हम संविधान का भाग 16 पढ़ेंगे। हम संविधान का भाग 16 पढ़ेंगे। भाग 16 का संबंध किससे है? भाग 16 का संबंध एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग भी इसी में है, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, और एक एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, वो लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन होता है वो भी इसी में है। तो भाग 16 में सभी की बात की गई है, चाहे वो एससी का वर्ग हो, एसटी की बात की गई हो या ओबीसी की। अब भाग 16 कहां से कहां तक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि भाग 16 330 से 342 ए तक है। 330 से 342 ए तक ये भाग 16 में इनके बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं एससी और एसटी के लिए। तो इसी 330 से 342 इन सारे आर्टिकल्स को हम आपको संविधान की क्लास में सिखाएंगे, पूरा याद कराएंगे, 330, 31, 32, 33। मगर अभी इसके अंदर जाएंगे तो मिलेगा 338। कौन सा आर्टिकल मिलेगा? 338। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि इसी में आपको सारी चीजें पढ़ना है। जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं एससी एसटी कमीशन, उसके लिए आपको शुरुआत करनी है संविधान का भाग 16। भाग 16 में कहां से कहां तक है? 330 से 342 ए तक, और इसके बाद 338 हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब 338, अब 338 जान रहे हैं, मतलब हम इस आयोग के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान रहे हैं कि भाई इसका पिछला इतिहास क्या है, ये आयोग कब बना, कैसे बना। तो शुरू करते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। सबसे पहले आर्टिकल 338 में बोला क्या गया था? आर्टिकल 338 में बोला गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के इन वर्ग के कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए एक स्पेशल ऑफिसर होगा। क्या होगा? स्पेशल ऑफिसर यानी विशेष अधिकारी होगा। तो लिख देते हैं कि 338 में बोला गया था इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए, संरक्षण के लिए एक विशेष अधिकारी होगा। ये लिख दिया, विशेष अधिकारी यानी स्पेशल ऑफिसर होगा, स्पेशल ऑफिसर होगा। और ऐसा एक ऑफिसर की व्यवस्था, सिर्फ ऑफिसर की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी। आयोग बाद में बना है, उसके लिए अमेंडमेंट किया गया, संविधान में सुधार किया गया, चेंज किया गया। तो देखिए आगे चलते हैं। ऐसा एक अधिकारी भारत में नियुक्त भी हुआ जब भारत देश का गणतंत्र संविधान लागू हुआ, तो उसी वर्ष 1950 में एक अधिकारी को इस पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद आगे चलकर देखें तो ऐसा लगा कि एससी एसटी जो कमीशन है, कमीशन की बहुत जरूरत है, अनिवार्य है, क्योंकि एक विशेष अधिकारी से ज्यादा ठीक रहेगा कि एक कमीशन हो जिसके पास उच्च स्तरीय शक्तियां हो, पावर हो, अथॉरिटी है। तो ये आप 1978 में क्या किया गया, सरकार ने 1978 में बोला कि अब ये जो स्पेशल अधिकारी है इसकी जगह एक से अधिक मेंबर वाला बहुसदस्यीय आयोग बनाया जाएगा।
एक आयोग बनाया जाएगा, मगर वो आयोग, इस आयोग का निर्माण ना तो संसद के किसी एक्ट से हुआ है, न संसद के किसी बिल से हुआ है, न संविधान से हुआ है। तो आप बोलेंगे ये कार्यपालिका के आदेश से हुआ है, कार्यपालिका के प्रस्ताव से हुआ है। इट मींस एग्जीक्यूटिव रेजुलेशन से हुआ है। और 1978 में जो ये आयोग बना, ये पहली बार SC/ST आयोग बना, मगर आगे चलकर इसका नाम इस समय SC/ST आयोग नहीं था, आगे चलकर 87 में, इस डिजिट को आप क्रॉस कर दीजिएगा तो अगला ईयर निकलेगा 1987 में इसका नाम किया गया SC और ST आयोग। क्या किया गया? SC और ST आयोग। फिर से देखें तो आर्टिकल 338 में एक स्पेशल ऑफिसर की बात की गई थी, आर्टिकल 338 में केवल एक स्पेशल यानी विशेष अधिकारी की बात की गई थी। बाद में 1978 में एक कमीशन बनाया गया और उस कमीशन को 1987 से क्या कहा जाने लगा? SC और ST कमीशन के नाम से वो जाना गया। मगर अभी तक आप जानते हैं कि इस कमीशन को, ये जो कमीशन बना है 1978 में, इसमें इसकी विशेष बात क्या है? ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, और ये संविधिक यानी वैधानिक भी नहीं है। मतलब ये ना तो संवैधानिक में जा रहा है, संवैधानिक भी नहीं है ये, और ना ही ये कैसा है? वैधानिक या संविधिक। संविधिक बोलते हैं या वैधानिक बोलते हैं? संविधिक। तो फिर आप क्या बोलेंगे? ये कार्यपालिका प्रस्ताव से पारित हुआ है ना, एग्जीक्यूटिव के रिजोल्यूशन से पारित हुआ है, इसीलिए ये ना तो संवैधानिक माना जाएगा और ना संविधिक माना जाएगा। इसके अलावा ये याद रखना है कि जब ये आयोग बना तो इसमें 1+1+3 याद रखना है आपको, 1+1+3 सॉरी 1+1+5 याद रखना है। तो 1, 2 और 3, एक इसमें अध्यक्ष होगा, एक इसमें उपाध्यक्ष होगा और 5 इसमें मेंबर होंगे। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 मेंबर, यानी 7, टोटल 7 लोग हो गए, 5 और 2 7। ये बात आई 87 तक। मगर फिर बाद में ऐसा लगा कि क्या करें, इस आयोग को और शक्तियां दे, इसको उच्च स्तरीय आयोग बनाया जाए, और उच्च स्तरीय आयोग बनाते हुए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया जाए, मतलब संविधान में इसका दर्जा दिया जाए इस आयोग को। और आगे चलकर क्या किया गया? आगे चलकर 65वां संविधान संशोधन पारित किया गया, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया। ये और इसके बारे में ये चेंज कर दिया गया कि अब ये जो आयोग है इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? 65वां संविधान संशोधन, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 65वां संविधान संशोधन। तो लिख देते हैं 65वां संविधान संशोधन कब हुआ? इस एक्ट का नाम देखिए पहले आप, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं पूरा नाम बोल रहा हूं आपके सामने, 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990, ये एक्ट का नाम है। इस एक्ट से क्या किया गया? इस एक्ट से कौन से आर्टिकल में संशोधन होगा? आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट किया गया। जिस 338 में क्या लिखा था? स्पेशल ऑफिसर, ठीक है, अभी भी उसमें स्पेशल ऑफिसर लिखा होगा, तो इसमें चेंज किया गया और स्पेशल ऑफिसर की जगह एक कमीशन की बात की गई, यानी एक आयोग की बात की गई। आयोग, कमीशन यानी आयोग बनाया जाएगा, और ये आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया। संवैधानिक दर्जा मतलब किसमें मिल गया? आर्टिकल 338, संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा मिला मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल कब से बना? ये 65वां, ये क्वेश्चन आएगा कि 65वें संविधान संशोधन से। आप बोलेंगे कब से संवैधानिक इसको दर्जा मिला है? इसको संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इसका कब से हुआ? 65 अमेंडमेंट 19 से। और ध्यान रखेंगे ये जो 90 लिखा है ये लागू कब से हुआ? ये लागू हुआ 12 मार्च 1992 से। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। पहला क्वेश्चन, SC/ST का जो आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो आप बोलेंगे 92 में मिला। और संवैधानिक दर्जा उसको किस अमेंडमेंट से मिला? 65 अमेंडमेंट से मिला। और वो पूछेगा 65 अमेंडमेंट का ईयर क्या है? 90 है उसका ईयर। मगर ऐसा हुआ कब से? 12 मार्च 1992 से। ये हो गया संवैधानिक दर्जा मिल गया। आपको याद रखना है क्योंकि यहां पर 78 में जब बना था वो संवैधानिक नहीं था। आगे चल के और बात करें तो आगे चल के क्या किया गया? आगे चल के 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। 89 नंबर का संविधान संशोधन, 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003। एक्ट का नाम देखिए 2003 है। और यहां पर यह किया गया कि SC अलग है
और एसटी अलग है। दोनों के लिए जो योजनाएं बनाई जाएंगी, जो प्लानिंग होगी, वो अलग अलग होगी। इसीलिए क्या होना, इसीलिए ये कि भाई ये दोनों आयोग को अलग अलग कर दो। अभी तक ये आयोग, इस आयोग का नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। एक ही नाम है इसका, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। और अब क्या हो रहा है? अब दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग किया गया। और ऐसा कब से हुआ? तो आप बोलेंगे ऐसा 19 फरवरी 2004 से हुआ। इतना आपको याद रखना है, मैं आपको वापस से बता देता हूं। पहले आप इतना याद रखिए कि ये 2004 लिखा है सर ने और यहां 2003 है। यदि एक्ट का वर्ष पूछेगा 2003 और कब से ऐसा हुआ तो 2004, और इधर एक्ट का ईयर पूछेगा तो 90 और कब से ऐसा हुआ तो 1992। ये संवैधानिक दर्जा मिला और 89 अमेंडमेंट के द्वारा एससी और एसटी आयोग को दोनों को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। एससी का अलग आयोग हुआ और एसटी का अलग। अब आप देख सकते हैं कि 338 ये आर्टिकल जो आप शुरू से लेके चल रहे हैं, इसमें तो एससी रखा जाएगा, 338 में एससी रखा जाएगा, ठीक है, और एसटी के लिए नया माना जाएगा। तो आप बोलेंगे एसटी के लिए 338 का 1 आ गया है, अंदर चले गए सेक्शन 1, तो याद रखेंगे 338 में एससी है और 338 के 1 में क्या है? एसटी है। और आगे चलकर यदि आप देखना चाहें तो 102 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। 102 नंबर का अमेंडमेंट 2018 में हुआ। 2018 102 संविधान संशोधन 2018। और आप देख चुके हैं कि अब तो ओबीसी आयोग को भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया है ना, संवैधानिक दर्जा। तो इसके लिए क्या किया गया? अब एक और नया जोड़ दिया गया कि ए तो आ गया है, अब क्या आएगा? बी आएगा। 338 के बी में ओबीसी आयोग की बात की गई है। ये रहा आपका एससी आयोग, ये रहा आपका एसटी आयोग और ये रहा ओबीसी आयोग। 338 का 1 और 338 का बी, ये याद रखेंगे। और अब अंदर जाएंगे और इस 338 को समझेंगे कि इस 338 में कितने प्रोविजन है। बेटा इसमें टोटल 10 प्रावधान है, जिसमें से 4-5 आर्टिकल अंदर याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पेपर कठिन आता है। जैसे 338 का 1, 2, 3, 4 इसमें किसमें क्या है। तो हम जो इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, जो इसके बारे में बात करेंगे वो इसके लिए भी कॉमन होगा, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे तो दोनों आयोग एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। इतना आप नोट कर लीजिए और रिवाइज करना। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट एक तो ईयर ये है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन क्या बनाएगा? इसमें क्वेश्चन बनाएगा एससी और एससी के लिए पहली बार आयोग कब बना? 1978 में। यहां पर आयोग बन गया है, आयोग बन गया है, एक बात, ठीक है। और क्योंकि 338 में क्या लिखा था? एसओ लिखा था, स्पेशल ऑफिसर, ठीक है। और आयोग कब बना? 78 में। 78 ईयर आपको याद हो गया है, इसको अपोजिट कर दीजिए, 87 बन जाएगा, आगे पीछे कर दीजिए। तो आप बोल देंगे यहां से इसका नाम हो गया एससी और एसटी, एससी और एसटी नाम पड़ गया 87 से। बस इसके बाद क्या करना है? 87 के बाद 1990 में 65वां संशोधन और उसके बाद 89, 2 संशोधन याद रखना है, 65 और 89 वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एससी एसटी आयोग में। इससे संवैधानिक दर्जा मिल गया है और इससे दोनों अलग अलग हो गए हैं। आगे चल के ओबीसी की भी एक क्लास करेंगे तो वहां पर 102 नंबर का अमेंडमेंट काम आएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम अंदर बात करेंगे आर्टिकल 338 के अंदर क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्टिकल 338 में एससी और एसटी कमीशन की। सबसे पहले हम आर्टिकल 338 में हम एससी कमीशन की बात करते हैं। और अभी हमने आपको बताया कि 338 के 1 में कौन सा कमीशन आ चुका है? एसटी कमीशन आ चुका है, दोनों अमेंडमेंट के द्वारा अलग हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे 338 के अंदर। अंदर जाएंगे तो 338 का सेक्शन 1 जाएंगे, 338 की उपधारा 2 जाएंगे, ऐसे अंदर जाएंगे तो 3 होगा, 4 होगा, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 अंदर जाकर 10 पॉइंट देखने हैं और इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, उस पर स्टार लगा देंगे। दूसरी बात ये कि जो 10 पॉइंट यहां हैं वही 10 पॉइंट यहां भी हैं। ध्यान से सुनेंगे कि जैसा इसमें लिखा है 338 के 1 में, वैसे ही यहाँ पर 338 के ए के 1 में जब आप जाओगे तो बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसा यहाँ पर। तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले वाले में कुछ नहीं है, सिर्फ इनका नाम बताया गया है। एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो लिख दिया। एक आयोग है जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल कमीशन फॉर एसटी। यहाँ पर एससी और यहाँ पर एसटी, मतलब पूरे 10 पॉइंट्स जो लिखेंगे हम इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर। क्योंकि एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है कि
ये जो अनुसूचित जाति का आयोग है ये किस आर्टिकल में है, और ऑप्शन में क्या दे सकते हैं आपको 1, 338 का 1, 338 का 2, 3, 4। तो आपको ध्यान रखना 1 में है इसका नाम, और आपसे डायरेक्ट पूछेगा ये आयोग कहाँ है, तो भी 1 में ही है। बात करें 338 के 2 की, तो नंबर 2 है ना, तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। इसमें दो बातें हैं, बात नंबर 1, बात नंबर 2। पहली बात है इसमें संरचना, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ये लिख दिया इंग्लिश में स्ट्रक्चर। और दूसरे में है सेवा शर्तें, सेवा शर्तें इट मींस सर्विस कंडीशन, सर्विस कंडीशन। इंग्लिश में जाएंगे तो एस से स्ट्रक्चर और एस से सर्विस कंडीशन, ये दोनों किसमें, 2 में। अब इस पे हम लगा देते हैं 2 स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 में पूछेगा कि इस आयोग का स्ट्रक्चर कहाँ है, तो आप बोलेंगे 338 के 2 में है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में और क्या याद रखेंगे, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और एक 3 मेंबर होते हैं, मतलब 1+1+3 की व्यवस्था इसमें की गई है। जबकि ये जब 1978 में बना था तब इसमें 1+1+5 था, आपको मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले। अब देखिए ये हो गया अध्यक्ष, एक होगा इसमें अध्यक्ष होगा, ठीक है, एक होगा इसमें उपाध्यक्ष, है ना, चेयरमैन होगा, डिप्टी चेयरमैन होगा, उपाध्यक्ष होगा, और 3 क्या होंगे इसमें, मेंबर, मेंबर यानी सदस्य होंगे। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जो अध्यक्ष होगा ना उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, मतलब एससी कमीशन का जो अध्यक्ष है उसकी कैटेगरी, उसकी रैंक क्या है, तो आप बोलेंगे कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक पर है वो, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के मिनिस्टर हम देख चुके हैं आज तक संविधान में, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो उसमें पहले वाले मंत्री जो होते हैं फर्स्ट कैटेगरी के, वो ये हो गए, और इनको कौन सा कैटेगरी मिलेगा, इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये भी याद रखना है। और इनको मिलेगा भारत में सचिव रैंक, सचिव यानी सेक्रेटरी जो होते हैं, सेक्रेटरी का रैंक इनको मिलेगा सदस्यों को। तो ये हो गया 1+1+3, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी संरचना है। फिर पूछेगा सेवा शर्तों में क्या याद रखना है, इनकी सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो आप बोलेंगे सेवा शर्तें वही होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा बताए, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। यहां पर क्वेश्चन आएगा तो पार्लियामेंट मत लगा देना, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। अब बात करें 3 की, तो 3 इंपॉर्टेंट है। अब 3 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 में इसका अपॉइंटमेंट है, ये लिख दिया अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति। अब इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी नियुक्ति भी कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे, इंडियन प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनकी नियुक्ति सभी की कौन करेगा, भारत का प्रेसिडेंट। अब 3 पे रिवाइज कर लीजिए क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। जैसे 1 में तो उसका इंट्रोडक्शन, उसका नाम दिया है, 2 में 2 बातें हैं, ऐसे याद करेंगे, 2 में 2 बातें हैं, दोनों एस से याद रख लीजिए, एस से स्ट्रक्चर एंड एस से सर्विस कंडीशन। और 3 बहुत इंपॉर्टेंट बताया है क्योंकि 3 में ही अपॉइंटमेंट मिलता है, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस लगा दिया है, सिर्फ बता देते हैं क्या है। 4 में बोला गया है कि आयोग का जो भी काम करने का स्टाइल होगा, तरीका होगा, उसके नियम खुद बनाएगा वो, मतलब अपने कार्य संबंधी नियम खुद बनाएगा। इसको बोलते हैं कि अपने कार्यों को रेगुलेट करना, रेगुलेट मतलब विनियमित, विनियमित, विनियमित करना किसका अधिकार होगा, उसी आयोग का होगा। मतलब आयोग अपने कार्यों को, अपने कार्यशैली को रेगुलेट कर सकता है, विनियमित, अपने अकॉर्डिंग काम कर सकता है, उसका स्टाइल जो भी होगा वो खुद डिसाइड कर लेगा। इससे इंपॉर्टेंट मतलब नहीं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आयोग का कार्य क्या होगा। अब ये कार्य मतलब कर्तव्य क्या होगा, ये 5 में दिया गया है, आयोग का क्या कर्तव्य होगा। अभी तो इतना याद कर लीजिए कर्तव्य क्या होगा, मगर आप यदि कई बार पूछ लेते हैं, आपको लैंग्वेज में दे देंगे कि इनमें से कौन सा कर्तव्य है, तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप समझदार हैं, पीएससी के स्टूडेंट हैं, और आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो भी एससी एसटी कमीशन बन रहा है वो क्यों बन रहा है, इनके आर्थिक कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बन रहा है, इनके वेलफेयर के लिए। तो जो भी काम करेगा आयोग वो इनके अच्छे लिए करेगा, ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए करेगा, संरक्षण के लिए। फिर भी हम एक एक पॉइंट यदि देखें तो 4 से 5 पॉइंट लिखे हैं संविधान में कि ये क्या मुख्य कार्य करेगा, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसके कर्तव्य, अब इसके कर्तव्य में देखते हैं 1 2 3 4। इसमें ऐसा कुछ भी आप याद मत करना, रटना मत, आप सिर्फ अंदाज से लगाना, हाँ ये भी इसकी ड्यूटी है, ये भी इसकी ड्यूटी। जैसे जैसे पहला
पहले का लैंग्वेज बड़ा कठिन है, मैं ऐसे ही बताता हूं। ये जो SC ST के कल्याण के लिए जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं, संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, या तो कुछ कानून बनाए गए हैं, मैंने अभी आपको बताया SC ST एक्ट बना 89 में, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर सकते हैं, पैसा एक्ट की बात कर सकते हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 की बात कर सकते हैं वन निवासी के लिए। तो ये सब इनके लिए जो भी रक्षा करने के लिए इनके उपाय किए गए हैं, इन उपायों का क्या करना है, जो भी इनके लिए प्रोविजन किया गया प्रोटेक्शन, इनका अन्वेषण करना है, इनका इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, ये आयोग का काम है। तो लिख देते हैं SC ST के लिए जो भी रक्षा के उपाय किए गए हैं, रक्षा उपाय या संरक्षण के, प्रोटेक्शन के जो भी उपाय किए गए हैं, उन उपायों का क्या करना है, उनका अन्वेषण करना है और उनके क्रियाकरण जो भी काम हुआ है उसका इवेल्युएट करना है कि आखिर संविधान ने जो इनको अधिकार दिए ये कितने यूज हुए, कितना इससे फायदा हुआ, इसको इवेल्युएट करना सरकार, इसका आयोग का काम है। इसका अन्वेषण और मूल्यांकन, अन्वेषण और मूल्यांकन, ये पहला हो गया, मन से भी लगा सकते हैं क्योंकि बना ही इसीलिए है, ठीक है ना। और दूसरे में भी याद रखना है। अब SC ST आयोग क्यों बना है, देखिए SC ST आयोग इसलिए बना है कि जब भी सरकार कोई प्लानिंग करेगी, सरकार कोई भी प्लानिंग करेगी SC ST के लिए, तो उसमें ये आयोग क्या करेगा, ये उसमें प्लानिंग में पार्टिसिपेट करेगा या फिर सिफारिश करेगा, जो भी करना है, ठीक है ना। प्लानिंग में भी सपोर्ट करेगा सरकार को, क्योंकि सरकार इसी के सपोर्ट से तो प्लानिंग करेगी, है ना। यही बताएगा सरकार को कि इनके लिए ऐसा करो और अच्छी व्यवस्थाएं करो, ठीक है। तो लिख देते हैं योजनाओं में, मतलब प्लानिंग में, योजनाओं में क्या करेगा, योजनाओं में वो पार्टिसिपेट मतलब सहभागी बनेगा, और पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो परामर्श देगा यानी एडवाइस देगा, किसमें, प्लानिंग्स में। कौन सी प्लानिंग, जो SC ST के लिए बनाई जा रही है। तीसरा, एक आयोग का सिंपल कर्तव्य बताया कि अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देगा, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को। अब यहां पर गलत होने की संभावना है, क्यों, क्योंकि यहां अंदर जाकर जब 6 और 7 करेंगे तो फिर से रिपोर्ट आएगा इसका। अब यहां पर रिपोर्ट कौन सा है, यहां पर कौन सा, ध्यान देना मेरी बात। अब 6 और 7 भी कंप्लीट कर लीजिए, ध्यान देना। राष्ट्रपति, यहां पर बोला गया है कि आयोग की ड्यूटी है, आयोग के क्या पढ़ रहे हैं हम कर्तव्य पढ़ रहे हैं, तो आयोग का कर्तव्य है कि वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। तो रिपोर्ट तो इसमें ही लगेगा, आप स्टार लगा लेना, ठीक है ना। मगर यहां क्या बोला है कि राष्ट्रपति जो होगा यानी प्रेसिडेंट जो होगा, उस रिपोर्ट का करेगा क्या, उसको पार्लियामेंट में रखेगा। कहां पर रखेगा, पार्लियामेंट में। तो ये लिख दिया प्रेसिडेंट टू पार्लियामेंट, यानी संसद में रखेगा। और 7 नंबर का भी आपको याद करना है, तो 7 नंबर भी इससे, इन दोनों का पेयर बना लीजिए, 6 और 7 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब राज्य से संबंधित कोई रिपोर्ट होती है ना, तो राज्य की रिपोर्ट जो होती है वो किसको देगा, गवर्नर को देगा, ये लिख दिया जी। राज्य की रिपोर्ट गवर्नर के पास जाएगी, राज्यपाल के पास जाएगी, और राज्यपाल उसको कहां ले जाएगा, उसको विधानमंडल में प्रेजेंट करेगा। विधानमंडल मतलब लेजिस्लेटिव बोर्ड में राज्य की जो भी विधायिका होती है, और यदि विधान परिषद है तो वहां ये, वरना विधानसभा में उसको प्रेजेंट करेगा। अभी तो आप बोलेंगे विधानमंडल, ठीक है ना, क्योंकि कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है, कहीं नहीं होती। तो ये लिख दिया कि 6 में लिखा है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपनी रिपोर्ट संसद को देगा, और राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसको देगा, विधानमंडल को देगा। ये दोनों भी आपको याद होगा, 6 और 7 का पेयर बना लीजिए। 5 में इसकी ड्यूटी है, याद करा रहे हैं हम आपको, और 3 में इसका अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है, 2 में इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और 1 में इसका नाम। आगे चलें, 3 तो कर्तव्य पढ़ लिया आपने, अन्वेषण करेगा, इवेल्युएट करेगा, योजनाओं में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा। फिर चौथा उसी रिपोर्ट से संबंधित, कि अपनी जो रिपोर्ट देगा उसमें करेगा क्या। भाई सिंपल सी बात है, उनके कल्याण के लिए उपाय बताएगा, परामर्श देगा। तो लिख देते हैं उस रिपोर्ट में वो क्या करेगा, रिपोर्ट में उनके सामाजिक आर्थिक विकास की बात करेगा, यानी सिफारिशें करेगा SC ST के कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए वो सिफारिशें करेगा, किसमें, रिपोर्ट में। ये इसका कर्तव्य है। और एक मन से लगा दीजिए, अन्य वो कार्य करेगा जो प्रेसिडेंट डिसाइड करे, अन्य वो कार्य करेगा जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे। ये हो गया इसका 5 का कर्तव्य, ये हो गया आपका 5-6। एक बार रिवाइज करेंगे। 1 में आयोग का नाम है, 2 में संरचना, 2 में 2 बातें, SS से याद रखेंगे, स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशन। 3 में अपॉइंटमेंट है, इंपॉर्टेंट है। 4 काम का नहीं है, अपने रूल रेगुलेशन खुद बना लेगा। 5 इंपॉर्टेंट है, वो सीधा ये सब नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसकी ड्यूटी कहां है, तो आप बोलेंगे 5 में, 338 के 5 में, ठीक है। और 6 और 7 में रिपोर्ट या तो संसद में रखाई जाएगी बाय प्रेसिडेंट, और या फिर विधानमंडल में बाय गवर्नर। ये हो गया। अब
8 में क्या याद रखना है, 8 में भी एक लाइन याद रख लीजिए। एक लाइन क्या होती है, एक लाइन ये कि इसकी शक्ति, शक्ति मतलब एक शब्द याद रखना, कर्तव्य इसमें है और शक्ति इसमें है, भूल मत जाना आप, कर्तव्य इसमें है और शक्ति इसमें है 8 में। बस 9 और 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 तक आप ध्यान दीजिए। 8 में शक्ति है तो आप बोलेंगे कि क्या पावर क्या होगी इसकी, इसकी शक्तियां, तो आपका उत्तर होगा ठीक वही होंगी जो एक दीवानी न्यायालय की होती है। सिविल कोर्ट की जो होती है, कोर्ट दो प्रकार की हो गई है, जैसे क्रिमिनल यानी फौजदारी वाला मामला अलग है, हम दीवानी कोर्ट की बात कर रहे हैं सिविल, तो लिखेंगे इसकी वही 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 शक्तियां होंगी जो किसकी होंगी, दीवानी न्यायालय की, यानी सिविल कोर्ट के बराबर, सिविल कोर्ट के बराबर इसकी अथॉरिटी, शक्ति, पावर होंगी। अब आप सोच रहे हैं सिविल कोर्ट की क्या पावर है, तो सिविल कोर्ट की पावर हर जगह कई सारे आयोग में आपको ऐसा मिलेगा कि इसकी शक्ति सिविल कोर्ट या दीवानी, तो दीवानी के 4-5 पॉइंट है वो आपको नॉर्मल तरीके से मालूम होना चाहिए। सिविल कोर्ट के पास किसी को सम्मन करने की शक्ति होती है, किसी को सम्मन भेजना, हाजिर कराना कोर्ट में कि आप आइए कोर्ट में, आपसे पूछताछ करना, शपथ पत्र पर उसके बयान लेना, है ना। और उसके अलावा दूसरा बात करें अपन कि यदि यदि किसी सरकारी कार्यालय, गवर्नमेंट का ऑफिस या किसी कोर्ट से कोई सरकारी कागज मंगवाना है तो वो दस्तावेज मंगवाने का भी अधिकार होता है। साक्ष्य यानी गवाह जो विटनेस होते हैं इनको बुलाकर शपथ पत्र पर इनके भी बयान लेने का अधिकार होता है, ठीक है ना। या फिर किसी अन्य दस्तावेज की मांग, किसी भी दस्तावेज को कहीं से भी अपने पास प्रेजेंट कराने का इनके पास अधिकार होता है। तो दीवानी न्यायालय के क्या अधिकार है, आगे चल के किसी भी आयोग में हम एक बार इसको लिख देंगे बोर्ड पे, अभी इतना याद रखेंगे दीवानी न्यायालय की इसकी शक्ति होगी। और 9 में कुछ नहीं है, 9 में इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इतना याद रख सकते हैं कि अभी तक तो हम क्या बोल रहे थे कि ये आयोग जो है ये आयोग रिपोर्ट देगा, अब ये बोल रहे हैं कि सरकार का भी तो कर्तव्य है। देखो सरकार का कर्तव्य यहां पर बोलेगा कि सरकार जब भी कोई इनके संबंध में योजना बनाएगी तो सरकार इस आयोग से परामर्श लेगी, मतलब आयोग नहीं दे रहा है इस बार। 9 में क्या बोल रहा है कि सरकार इनसे, ये लिख देते हैं 9 मतलब केंद्र सरकार, जो भी राज्य सरकार जो कुछ कार्य करेगी तो इस आयोग से क्या करेगी, परामर्श लेगी, परामर्श लेगी। मगर कौन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लेगी, किससे लेगी, SC ST कमीशन से, ठीक है ना, एडवाइस लेगी, याद रखेंगे। और 10 इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 को आप हटा दीजिए। बोला गया है कुछ ऐसे आदेश हैं जो यहां पर बोले जाएंगे 338 के 10 में बोले जाएंगे, वो आदेश ऐसा माना जाएगा कि ST कमीशन के लिए भी बोले गए हैं और OBC कमीशन के लिए भी बोले गए। कुछ नियम जो 10 में बोला, कुछ नियम जो 338 के लिए दिए जाएंगे वही ST कमीशन पर भी लागू होंगे और OBC पर भी लागू होंगे। तो ये हो गया आपका पूरा आर्टिकल 338 और यही 1 2 3 4 इसमें भी जाएगा। यदि इसमें भी कोई चीज पूछता है तो आपको ऐसे ही बताना है। तो एक बार देख लीजिए, 1 में आयोग दिया था, 2 में स्ट्रक्चर और सर्विस कंडीशन, 3 में अपॉइंटमेंट दिया था, 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 में उसके कर्तव्य दिए हैं, 6-7 में रिपोर्ट आगे जाएगी विधानमंडल संसद में, 8 में इसकी शक्ति है, 9 में इंपॉर्टेंट नहीं, गवर्नमेंट इससे सलाह लेगी SC ST की प्लानिंग में, और 10 में लिखा गया है इंपॉर्टेंट नहीं है कि कुछ नियम जो OBC ST पर कॉमन होंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोनों आयोग में हमने कॉमन चीजें पढ़ ली, आर्टिकल 338 के सेक्शंस। अब हम बात करते हैं दोनों में अलग अलग क्या क्या याद रखना है। तो SC कमीशन के बारे में अध्यक्ष वगैरह तो आपको अलग ही याद रखना पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले SC कमीशन में कौन सा नोडल मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी लगेगी, तो दोनों में मिनिस्ट्री में अलग अलग जाएगा, ठीक है ना। इसमें जाएगा जनजाति कल्याण मिनिस्ट्री है जो ST की, जनजाति कल्याण मंत्रालय, ये वाला मंत्रालय लगेगा भैया। मिनिस्ट्री पूछेगा तो जनजाति कल्याण की अलग से, ठीक है। और इसमें पूछेगा तो सामाजिक न्याय लगेगा, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस एंड अधिकारिता मंत्रालय, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि मंत्रालय दोनों में अलग है। इसमें सोशल जस्टिस वाला लग रहा है, इसमें ST वाला लग रहा है। दूसरी बात, अध्यक्ष की बात करें तो कौन है इसके अध्यक्ष, अभी वर्तमान में SC आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला है, और वर्तमान में ST आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। तो पहले तो ये दोनों आप याद कर लीजिए, विजय सांपला SC में है और हर्ष किस में है, हर्ष ST आयोग में वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष इसके SC के और वर्तमान अध्यक्ष ST के। अब बात करें 4-4, 5-5 अध्यक्ष हुए हैं, क्योंकि 2019 फरवरी 2004 से आप इनको दोनों को अलग अलग करते हैं तो 4 से ही आपका अध्यक्ष पूछा जाता है। तो याद रखेंगे, पूरे याद करके जाएंगे। जैसे
इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 5 इसमें याद रखना पड़ेंगे। कैसे? जैसे पहला है सूरज भान सिंह, सूरज भान सिंह, सूरज भान सिंह है। और दूसरा है बूटा सिंह, बूटा सिंह। तीसरा है इसमें पीएल पुनिया, पीएल पुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। फिर चौथे नंबर पे वापस पीएल पुनिया, पीएल पुनिया। और रामशंकर कठेरिया, रामशंकर कठेरिया, ये इसके हो गए 5। ऐसी 5 वहां याद करना है। पहले क्या क्या याद रखना है सुनिए। 2004 में ये पहले अध्यक्ष है सूरज भान सिंह, इन दोनों का पेयर बना लीजिए। सूरज बूटा सिंह, एक साथ याद, भान हटाइए, ऐसे याद कर लीजिए। सूरज बूटा सिंह पूरा नाम बना लीजिए। सूरज बूटा सिंह पहला और दूसरा हो गया, ठीक है। इसमें ये पूछेगा, पीएल पुनिया 2 बार बन चुके हैं, तो पूछेगा कौन सा ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति आयोग में 2 बार अध्यक्ष है? पीएल पुनिया, ये 2 बार इसीलिए पूछ सकता है। इसी बात से आपको यह भी याद रखना है कि जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल है, ये बताना भूल गए हैं। ये देख लीजिए, कार्यकाल, कार्यकाल बताना है 3 साल होता है। कितना होता है? इनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल, ठीक है। और 3 साल के बाद क्या वापस से रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बार और पुनर्नियुक्त हो सकते हैं। पुनर्नियुक्त मतलब रीअपॉइंट हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकते हैं एक बार और। मगर कितनी बार? क्या तिबारा हो सकते हैं, तीसरी बार नहीं। आप बोलेंगे मैक्सिमम 2 टर्म, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो देख लो, यहां पर आपने प्रूफ भी कर लिया कि पीएल पुनिया 2, और 2 से ज्यादा बार कोई अध्यक्ष नहीं रह सकता। यहां पर याद रखेंगे पुनर्नियुक्त होता है, मगर मैक्सिमम 2 टर्म के लिए मैक्सिमम 2 बार इसको वापस से नियुक्त कर सकते हैं। और रामशंकर कठेरिया सेकंड लास्ट है, तो ये आपको सारे याद करना है। और इससे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि अभी कौन है? विजय सापला। अब बात करें इधर हर्ष चौहान वाली बात करें, तो इसमें जो पहले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, 5वें हैं। पहला है कुंवर सिंह टेकाम, कुंवर सिंह टेकाम। दूसरे पे याद रखना उर्मिला सिंह, उर्मिला सिंह। तीसरे पे याद रखना है रामेश्वर ओराच, रामेश्वर ओराच, ओराच। और चौथे पे कॉमन वापस से रामेश्वर ओराच। और 5वें पे याद रखना नंद कुमार साई, नंद कुमार साई। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या क्या पूछ सकता है। यहां पर पीएल पुनिया 2 बार बने हैं, ये याद रखेंगे। यहां पर रामेश्वर ओराच 2 बार बने हैं, ये याद रखेंगे। ये दोनों देखिए, नंबर भी देखिए, तीसरे और चौथे पर पीएल पुनिया, और तीसरे और चौथे पर रामेश्वर ओराच, ठीक है। और सूरज बूटा सिंह का पहला पेयर बनाना है। इधर क्या इंपॉर्टेंट है, इधर जो दूसरी अध्यक्ष है वो एक महिला है, ठीक है ना, एक महिला है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है कौन से आयोग में एक महिला अध्यक्ष रही है? एसटी वाले आयोग में उर्मिला सिंह महिला अध्यक्ष रही है, जबकि इस आयोग में कोई महिला अध्यक्ष अभी तक नहीं बनी है। और ये हो गए पहले कुंवर सिंह, तो याद रखेंगे कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह के बाद महिला अध्यक्ष आएगी, रामेश्वर ओराच 2 बार आएंगे, एंड लास्ट इज नंद कुमार साई। और अभी का याद रखना है हर्ष चौहान, और अभी का इसमें याद रखना है विजय सापला। ये हो गए दोनों के अध्यक्ष, अलग अलग याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, दोनों के मंत्रालय अलग अलग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसमें लगेगा, और इसमें जनजाति कल्याण मंत्रालय लगेगा। अब आपको ये याद रखना है कि दोनों के हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दोनों के हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में है, एससी और एसटी आयोग के। बट इनके रीजनल ऑफिसेस अलग अलग हैं। जैसे जैसे हम बात करेंगे एससी आयोग के रीजनल ऑफिस अलग हैं, भारत में 12 ऑफिस हैं, और एसटी की बात करेंगे तो अलग हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर दोनों के ऑफिस करते हुए इसको कंप्लीट कर दीजिए। तो अब देखते हैं, दोनों आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली बताएंगे, मगर एससी आयोग के जो क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिसेस 12 बताएंगे। और एसटी के रीजनल ऑफिसेस कितने बताएंगे? 6 बताएंगे। 12 ऑफिस इसके और 6 भारत में अलग अलग ऑफिस बनाए गए हैं, अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। 12 यहाँ और 6 यहाँ, मगर दोनों का हेडक्वार्टर तो दिल्ली है। क्वेश्चन दिल्ली से तो नहीं आएगा। इन 12 को रखने, आप देखिए नक्शे के हिसाब से इसको याद कर लीजिए, तो नक्शे के हिसाब से जल्दी याद हो जाएगा, इजी है। लगभग मैक्सिमम तो राजधानी में ही है, जो राजधानी में नहीं है उसको हम अलग से बता देंगे। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है साउथ में कितने स्टेट होते हैं? 4। मुख्य रूप से ये है केरल, ये है तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश,
और ये है कर्नाटक। अब तेलंगाना बाद में बना है, अभी हमको तेलंगाना से मतलब नहीं है। ध्यान से देखिए, ये केरल, केरल की राजधानी लगा दीजिए आप तिरुवनंतपुरम, ये लगा दी मैंने। तमिलनाडु की राजधानी लगा दीजिए चेन्नई, ये लगा दी मैंने। उसके बाद आंध्र प्रदेश की लगा दीजिए, पुरानी वाली आंध्र प्रदेश की हैदराबाद थी, अभी तो यहाँ आ गया तेलंगाना में, फिर भी पुराना वाला तेलंगाना से मतलब नहीं है। ये आंध्र प्रदेश है तो इसकी राजधानी हैदराबाद है, और ये कर्नाटक है तो इसकी राजधानी बेंगलोर हो गई। ये लिख दिया मैंने 4। आपको सिंपल है, कुछ भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि साउथ में 4 हैं। साउथ में कितने हैं? 4। ईस्ट में कितने हैं? 3। और नॉर्थ में कितने हैं? 2। वेस्ट में 2, और एक अलग से याद रखना चंडीगढ़। ऐसे डायग्राम से आप जल्दी याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया। आगे चलते हैं, अब ईस्ट में जाइए। ईस्ट में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 3 पे तो इंपॉर्टेंट है कलकत्ता। कलकत्ता, कलकत्ता आपको मालूम है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, तो ये कलकत्ता आपने याद कर लिया। असम में याद रखेंगे गुवाहाटी। गुवाहाटी में आपको याद रखना है, असम की राजधानी तो दिसपुर है, मगर गुवाहाटी में उसका हाई कोर्ट है। तो जहां पर राजधानी नहीं वहां पर हाई कोर्ट, जैसे यहाँ पर हाई कोर्ट याद कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करें इधर त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी। तो त्रिपुरा की राजधानी टी, एक असम में है 2, और एक पश्चिम बंगाल में। 3 हो गए आपके। ये 4 साउथ के हो गए, 3 ईस्ट के। ऊपर से आप 2 को ही रखिए, यूपी और बिहार पास पास में है। यूपी और बिहार, बिहार में रख लीजिए पटना, बिहार में पटना, और यूपी में लखनऊ। यूपी में लखनऊ, यूपी में लखनऊ याद रखेंगे, और बिहार में पटना। ये 2 नॉर्थ की याद रखेंगे, यूपी और बिहार, यूपी एंड बिहार। और इधर जाएंगे तो इधर आपको महाराष्ट्र में याद रखना है, महाराष्ट्र में पुणे। महाराष्ट्र में कौन सी जगह है? पुणे एक जगह है। और गुजरात में आपको याद रखना है अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात का। तो 2 वेस्ट के भी ले लिए, महाराष्ट्र और गुजरात वेस्ट से लिए हैं, नॉर्थ से यूपी और बिहार लिए हैं, और इधर से हमने त्रिपुरा और असम लिया है, त्रिपुरा और असम प्लस पश्चिम बंगाल लिया है, और साउथ के चारों। और एक अलग से याद रखना, जो एक बोला उसको आप याद कर लिए, चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में। तो ये एससी के 12 ऑफिस बता दिए। फिर से यदि याद करना है, रिवाइज करना है, तो फिर से 4 नीचे हैं, चारों साउथ के स्टेट, चारों की राजधानी। 3 इधर है, जिसमें एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, दूसरा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और तीसरा असम की हाईकोर्ट गुवाहाटी। और 2 यहाँ है, यूपी का लखनऊ और बिहार का पटना। ठीक है। और यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात का अहमदाबाद और महाराष्ट्र का पुणे। ये हो गए इसके 12 ऑफिसेस। अब बात करें, हो गए ना 4 3 7 और 2 9 और 2 11, और एक चंडीगढ़ 12। चंडीगढ़ 12। अब आप इधर चलिए, ये अब इधर याद करना तो कैसे करेंगे भैया? सबको ले लिया, कुछ कुछ छूट गया। कौन कौन छूटे? देखो, हम तो छूट गए, एमपी छूट गया, हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़ छूट गया, उसको किसी ने लिया ही नहीं, बीच में से तो सर ने बताया ही नहीं। ठीक है, बीच में एमपी छूट गया, छत्तीसगढ़ छूट गया। ईस्ट में आपने आंध्र प्रदेश को लिया, ऊपर जो आंध्र प्रदेश के ऊपर है वो उड़ीसा है, उसको बुरा लग गया। तो यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से 6 ऑफिस कहाँ कहाँ पर इसके मिलेंगे। ये भारत के नक्शे पे ये देखिए, आंध्र प्रदेश ले चुके हो, तमिलनाडु ले चुके हो, इसको बुरा लग गया, इसका नाम है उड़ीसा। इसका पड़ोसी कौन है? छत्तीसगढ़। इसके पड़ोसी कौन है? मध्य प्रदेश। तो ये तीनों की पूरी लाइन ले लो, तीनों लाइन ले लो, 1 2 3। ठीक है ना। एमपी का है भोपाल में, छत्तीसगढ़ का है रायपुर में, लिख देते हैं भोपाल में। एक हो गया भोपाल, दूसरा हो गया रायपुर, तीसरा हो गया भुवनेश्वर। सब राजधानी में मिल जाएगा, भुवनेश्वर। ठीक है। और ऊपर जाइए, इन दोनों के ऊपर ऊपर मिलेगा झारखंड। क्यों लेंगे झारखंड? क्योंकि बिहार इसमें ले लिया है, तो झारखंड बिहार से ही बना है। तो झारखंड में रांची, झारखंड में रांची। इसके बाद लेंगे, अब गुजरात और महाराष्ट्र तो ले चुके हैं, तो अब ले लेंगे राजस्थान। ये आ गया, ऊपर कौन आएगा? राजस्थान। और राजस्थान में क्या रखेंगे? जयपुर। राजस्थान की राजधानी रख देंगे जयपुर। और लास्ट बात करेंगे, एक और बचा है, इधर ले जाइए मेघालय, और मेघालय में होगा शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है, शिलांग, शिलांग।
क्लियर। ये हो गए 6। एमपी 1, छत्तीसगढ़ 2, उड़ीसा 3, ऊपर जाएंगे झारखंड 4, पूरी लाइन बना लीजिए। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ये पूरी लाइन बनाइए ऐसी सेंटर की, ठीक है ना। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इधर से एक ऊपर निकालिए रांची, झारखंड, और एक इधर निकालिए मेघालय, शिलांग। ये हो गए आपके 6 कंप्लीट। 6 ऑफिसेस, रीजनल ऑफिसेस इनके हैं और 12 रीजनल ऑफिसेस इनके हैं। ये दोनों आयोग के बारे में कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना। अब अगली क्लास होगी जिसमें हम ओबीसी आयोग की बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।